हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। और हम लोग आईपीएस एसएल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये मॉक टेस्ट वन है। इसमें 50 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, और जो कि मिक्स क्वेश्चंस होंगे, बैंकिंग लॉ से अधिकतर क्वेश्चन होंगे। और फिर सब्जेक्ट वाइज मैंने डाले ताकि ऐसे कि मान लो बैंकिंग लॉ के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा बैंकिंग लॉ के होंगे, बैंक के जुड़े हुए। उसके बाद उसी हिसाब से रेशियो में मैंने डाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखना और अच्छे से अपना मॉक देना। 50 में से कितने क्वेश्चन सही है ये बात बताना मेरे को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अ शॉपकीपर सप्लाइज नेसेसरीज टू अ माइनर लिविंग इंडिपेंडेंटली, कैन द शॉपकीपर रिकवर द प्राइस एज अ पर्सनल डेट फ्रॉम द माइनर? ओनली द माइनर्स स्कूल कैन पे, या फिर यस माइनर्स आर फुली लायबल लाइक एडल्ट्स, या फिर नो रेमेडी एग्जिस्ट एट ऑल, या फिर नो ओनली फ्रॉम द माइनर्स प्रॉपर्टी नॉट एज पर्सनल लायबिलिटी। आंसर दो आप लोग 5 सेकंड्स में। और आई होप सबको आंसर पता होगा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ओनली फ्रॉम माइनर्स प्रॉपर्टी। माइनर खुद पर्सनल लेवल नहीं होता है, बट अगर उसको कोई हेल्प देता है, नेसेसरी प्रोवाइड करता है, तो उसकी प्रॉपर्टी से वो रिकवर की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड रेट एट विच द आरबीआई इज प्रिपेयर्ड टू बाय और री डिस्काउंट एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज पब्लिकली अनाउंस्ड एंड इज नोन एज द टोल रेट, स्टाम्प ड्यूटी रेट, जीएसटी रेट, या फिर बैंक रेट। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हमारा बैंक रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 24 बैंकिंग कंपनी मस्ट मेंटेन लिक्विड एसेट्स कैश गोल्ड unencumbered approved securities at a prescribed percentage of their demand and time liabilities. This is called the स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, या फिर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको आना चाहिए बिल्कुल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हमारा एसएलआर, ठीक है। और एसएलआर अभी कितना चल रहा है उसका मेरे को आप परसेंटेज बताइए, अभी एसएलआर कितना चल रहा है। और सीआरआर का भी मेरे को परसेंटेज बताइए, ठीक है। सीआरआर कितना चल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द 6 member मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी दैट डिटरमाइंस द पॉलिसी रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट नाउ मैनी मेंबर्स फ्रॉम द आरबीआई इटसेल्फ। 1063। आंसर दीजिए 5 सेकंड में। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आप लोग ये पीपीटी वहां पर मिल जाएगी आपको, ताकि आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हमारा ये 3 होगी, ठीक है। मेंबर्स कितने होंगे? 3 होंगे एमपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नोटराइजेशन ऑलवेज, या नॉट बीइंग एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, या गवर्नमेंट अप्रूवल, या मिनिमम ऑफ 3 विटनेसेस। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉमर्शियल लॉज में आता है, तो इसीलिए यहाँ पे भी इस पे ध्यान देना आपको जरूरी रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ओके, तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 पढ़ा हो तो आपको ये चीज पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं एक चीज। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आईपीएस एसओ की, लॉ ऑफिसर एग्जाम की, और आपको पता है आपको अब टाइम आपके पास है नहीं, रिवीजन के लिए आपको नोट्स चाहिए होंगे, तो उसी को मैंने सॉल्व किया है। उसके लिए आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे इस बंडल में। रिवीजन के लिए नोट्स सारे सब्जेक्ट से मिल जाएंगे, और अच्छे खासे नोट्स हैं, काफी बच्चों ने खरीद रखे हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज इसमें होंगे। 20 फुल मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन सब में एक मॉक में होंगे, तो 20 होंगे ऐसे। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन मिल जाएगी। और आपको कैसे मिलेंगे ये स्पेशल ऑफर, ये कि अब 50 कैंडिडेट्स जो शुरू में आते हैं उनको 349 में मिलेगा, बाकी उसके बाद में प्राइस बढ़ जाएगा। आपको बस व्हाट्सएप करना है इस पर, क्वेरी आपकी जो भी है, आप नोट्स लेना चाहते हो उसके बारे में, या फिर ये स्कैन करोगे तब भी आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो परचेज करना तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी कोई और क्वेरी हो तो वहां पर भी मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, a person who buys goods for resale or commercial purposes is generally always entitled to double compensation, या exempt from all Indian laws, या not treated as a consumer under the act, या फिर ऑटोमेटिकली a company director। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा नॉट ट्रीटेड एज अ कंज्यूमर अंडर द एक्ट।
क्यों नहीं है? क्योंकि वो रीसेल के लिए कर रहा है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए ले रहा है, इसीलिए नहीं होगा वो कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग इन अ क्रिमिनल मैटर, बैंक अकाउंट ओपनिंग, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑलवेज, या फिर सिविल सूट फॉर मनी ऑलवेज। 5 सेकंड से आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्रिमिनल मैटर्स में, ठीक है, कोई इंजंक्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केस दैट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 बाय होल्डिंग दैट दिस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। इंदिरा सोनी केस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एमसी मेहता केस, या फिर मेनका गांधी केस। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में, और इम्पोर्टेंट केस है ये, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो इसका हमारा आंसर है मेनका गांधी केस। इनका ना पासपोर्ट रोक लिया था गवर्नमेंट ने, और इनको कोई रीजन भी नहीं दिया गया था, ना ही इन्हें सुना जा रहा था, तो ये उन्होंने रिट दाखिल की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ plaintiff files a suit after the limitation period has expired, but the defendant unaware of the law never raises limitation as a defense. Must the court still dismiss the suit as time barred? No, the suit automatically succeeds if the defendant stays silent. Yeah, no, limitation can only be raised by the police. Yeah, yes, under section 3 of the court must dismiss it even if limitation was not pleaded, या फिर yes but only if the plaintiff request dismissal himself। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर ये है, बिल्कुल न्यायालय जो है वो खुद से सुमोटो इसमें एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज बाय अ पर्सन विद एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, हेजिंग, डे ट्रेडिंग। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो आपने अगर सेबी एक्ट पढ़ा है तो उसमें इंसाइडर ट्रेडिंग आ जाती है, और सेबी एक्ट वगैरह की वन शॉट या फिर ले लीजिएगा, कुछ वीडियोस के एमसीक्यूज वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेबी एक्ट के हो गए, चाहे मोस्टली सभी से आता है, बट सेबी एक्ट से आ जाता है एक दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर फेमा अ ट्रांजैक्शन दैट अल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिजेंट लायबिलिटीज outside India of a person resident in India is called a tax free transaction, capital account transaction, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, या फिर वाटर ट्रांजेक्शन। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द बीएनएस डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी विथ व्हिच अ पर्सन वाज लॉफुली इंटरेस्टेड इज कॉल्ड चीटिंग, डिफमेशन, एक्सटॉर्शन, या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आंसर दीजिए क्या होता है इसका आंसर 5 सेकंड्स में। ओके, तो चलिए आंसर हम देखते हैं इसका क्या है। बिल्कुल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा इसका आंसर, क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो इसका लॉफुली मालिक था, बट उसकी प्रॉपर्टी को उसने क्या किया, मिसअप्रोप्रिएट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइंस अ रिटन एग्रीमेंट टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर रेज 50 lakh, receives a token advance but no registered sale deed is ever executed, has ownership of the house legally transferred to B? Yes, an oral promise is always enough, या फिर no, a mere agreement to sell does not by itself transfer ownership, या no remedy exists for B any law, या फिर yes, ownership transfers the moment any advance is paid। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट बिल्कुल नहीं, अगर कोई a mere agreement does not sell itself ट्रांसफर ऑनरशिप, ठीक है, जब तक आप ऑनरशिप नहीं ट्रांसफर करेंगे, रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं होगी, तब तक कोई ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द सेक्शन अंडर द बीएनएस 2023 द ऑफेंस ऑफ चीटिंग इज नाउ डील्ड विद अंडर सेक्शन, चीटिंग का ऑफेंस जो है वो किस सेक्शन में, 149, 124, 318, या फिर 406। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसका आंसर हमारा 318 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under section 25 an agreement made without consideration is illegal, automatically criminal, always valid, या फिर void unless it falls within a recognized exception। 5 सेकंड है आपके पास, और इसका आंसर है हमारा void होगा। और एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस है नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो गया, प्रीवियस कंसिडरेशन हो गई, वो सारी चीजें हो गई, वो एक बार सेक्शन
आप देख लेना सेक्शन 25 वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एक्सेप्शंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ की डिस्टिंग्विशिंग feature between a private company and a public company under the Companies Act relates to restrictions on the company's office furniture, number of holidays observed, या ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड नंबर ऑफ मेंबर्स, या फिर कलर ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड नंबर्स ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द बीएससी 2023 अनलाइक द अर्लियर एविडेंस एक्ट where electronic records were treated as a secondary evidence needing special certification, electronic records are now generally treated as hearsay only, inadmissible, always प्राइमरी एविडेंस या फिर ओरल एविडेंस। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा प्राइमरी एविडेंस बोला जाएगा, और सब में नहीं मांगा जाता है, बट कुछ में मांगा जाता है सर्टिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेक इज डिसऑनर्ड, द पेयी सेंड्स अ डिमांड नोटिस ऑन डे 25 आफ्टर रिसीविंग द बैंक्स डिसऑनर मेमो, इज दिस नोटिस विद इन द स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट? यस बट ओनली इफ अमाउंट एग्जिस्ट 1 करोड़, या फिर यस सिंस नोटिस मस्ट बी सेंट विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द डिसऑनर इन्फॉर्मेशन, या नो देयर इज नो लिमिट एट ऑल, या फिर लिमिट इज ओनली 5 days। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सबको आंसर पता होगा। तो इसका आंसर हमारा 30 days होता है, ठीक है। 30 days के विद इन आपको नोटिस देना होता है, उन्होंने तो 25 days में दे दिया, तो बिल्कुल ये वैलिड रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट a director referred to under subsection 6 who has no material pecuniary relationship with the company is called an full-time director, independent director, alternate director, या फिर नॉमिनी डायरेक्टर। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। चलिए आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन दैट प्रॉपर्टी डायरेक्टली इन क्वेश्चन इन अ पेंडिंग सूट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड सो एज टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ अदर लिटिगेटिंग पार्टीज इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ नोवेशन, स्टॉपल, रेस जुडिकाटा, लिस पेंडेंस। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लिस पेंडेंस की जो डॉक्ट्राइन है वो क्या कहती है। अगर कोई जो सूट वगैरह है प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो पेंडिंग चल रहा है, तो वहां पर आप कोई भी ट्रांजेक्शन उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट डिसऑनर ऑफ अ चेक due to insufficiency of funds is punishable with imprisonment up to 2 years or fine up to twice the check amount, half the check amount, fixed raise 100, या फिर no fine, imprisonment only। 5 सेकंड देता हूँ, आंसर दीजिए, और एक चीज और पूछूंगा फिर आपसे इसी में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ट्वाइस द अमाउंट, और एक पूछना यह है कि जो केसेस होते हैं एनआई एक्ट के, वो कौन सा मजिस्ट्रेट देखता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास, वो आप बताएंगे मेरे को, ठीक है। Next question, under the Article 21, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to public opinion, procedure established by law, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अलोन, या फिर पुलिस डिस्क्रिप्शन। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में, और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इन हिज डेथ इज रेलिवेंट एज करेक्टर एविडेंस, डाइंग डिक्लेरेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन, या फिर हॉस्टाइल टेस्टिमनी। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा डाइंग डिक्लेरेशन, और डाइंग डिक्लेरेशन है कौन से सेक्शन में, ये बात आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आंसर दीजिए, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो बताने की जरूरत भी नहीं है, सेक्शन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बीएसए अ कन्फेशन मेड बाय अक्यूज्ड टू ड्यू टू इंड्यूसमेंट, थ्रेट और coercion is admissible, या prayer is void, या signature is fully admissible, या फिर silence is punishable। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, coercion is admissible रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002, a secured creditor must issue a demand notice giving the borrower a period of not less than 2 years, 1 day, 60 day, या फिर 5 days। तो आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा 60 डेज, और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में।
आपको पीपीटी ये वही मिलेगी मॉक टेस्ट की। दूसरी बात, नोट्स वगैरह की नीड्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में चले आइए, 349 वाला अभी ऑफर चल रहा है 50 स्टूडेंट्स के लिए, तो वो वहां पर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स अंडर द सेबी एक्ट इन द ईयर 1992। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1992 ही होगा इसका, ठीक है। सेबी एक्ट इसी टाइम पर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 which replaced the earlier FERA is primarily a law of religious nature, purely criminal nature, civil nature, constitutional nature only। ये थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें सिविल नेचर का ये हो गया, ठीक है। और हुआ ये था कि जो फेयर एक्ट जो क्रिमिनल लॉ था, फेयर एक्ट, बट जो फेमा एक्ट है वो सिविल लॉ हो गया है। ये हुआ ऐसे क्योंकि फेयर एक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, क्रिमिनल पेनल्टीज डालता था, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया सिविल नेचर की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर वाज लेड डाउन इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, शाहबानो केस, श्रेया सिंगल केस, केशवानंद भारती केस। तो आई होप सबको पता होगा केशवानंद भारती का केस जो है बहुत फेमस केस है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे रखे हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 documents affecting a transfer of interest in immovable property worth raise 100 or more generally require oral confirmation, compulsory registration, approval from a foreign embassy या फिर no document at all। तो आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो इसका आंसर हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रहता है, ठीक है, 100 या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द बीएनएस द ऑफेंस ऑफ मर्डर इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन, तो 101, 3676, 420 या फिर 302। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं आना है, 2023 लिखा है तो आईपीसी मत कंपेयर करना, बीएनएस का ही देना। तो बीएनएस का आंसर हमारा 101 है, ठीक है, और आईपीसी का है 302। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a bank has lent money to a company which has now defaulted on repayment above the statutory threshold, can the bank as a financial creditor directly approach the NCLT to initiate insolvency proceedings against the company? थोड़ा टफ क्वेश्चन है बट आप लोग कर लेंगे। Yes, a financial creditor may file an application under section 7 of the IBC। Yeah, yes, but only the RBI can file on the bank's behalf। या फिर नो ओनली द कंपनी इटसेल्फ कैन एवर इनिशिएट सच प्रोसीडिंग, या फिर नो बैंक्स मस्ट ऑलवेज सू इन एन ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। और थोड़ा टफ क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे देखने को। बिल्कुल, तो इसका आंसर है हाँ, फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो वो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 डाल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर दी सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is filed on a Sunday या फिर expressly or impliedly barred, sent by fax या फिर written in green ink। तो इसका अगर आपने सेक्शन 9 पढ़ा होगा सीपीसी का तो आपको पता होगा, वहां लिखा हुआ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, और स्पेशली जो रेवेन्यू के मैटर्स होते हैं उन पर सीपीसी के ये सेक्शंस लागू नहीं होते, ठीक है, वो रेवेन्यू कोर्ट में वो केसेस जाते हैं। और भी जो मान लो लेबर लॉ के हो गए या दूसरे हो गए वो सारे सिविल में नहीं जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इंड्यूसेस बी टू हैंड ओवर गुड्स बाय फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिशियल intending from the start to never pay, this offense is best classified as cheating since the dishonest intention existed from the inception, या no offense at all, या फिर criminal breach of trust since goods were handed over, या फिर defamation। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में, और आपने अच्छी से पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल ये चीटिंग है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेंटिफ फाइल्स अ सूट बट द प्लेंट और अ प्लेन रीडिंग डिस्क्लोजेस नो कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट एट ऑल, व्हाट शुड द कोर्ट ऑर्डिनरली डू एट द थ्रेशोल्ड। मतलब कि एक बात पत्र में जो बात का कारण है वो दिया नहीं गया तो क्या करना है, ट्रांसफर द मैटर टू क्रिमिनल कोर्ट, या ऑटोमेटिकली डिक्री इन द प्लेंटिफ्स फेवर, या प्रोसीड टू फुल ट्रायल रिगार्डलेस, या फिर रिजेक्ट द प्लेन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम्स में। और इसका आंसर वही है, रूल ऑर्डर 7 रूल 11 में ये खारिज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन उन्होंने नहीं दिया है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 43 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 an unauthorized access to a computer system affects liability to pay compensation by way of damages या nothing at all या a prison term of 10 years only या फिर ऑटोमेटिक कंपनी डिसोल्यूशन। तो इसका आंसर है हमारा कंपनसेशन बाय वे ऑफ डैमेज, ठीक है। आप आईटी एक्ट पढ़ना, वहां पर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन इजमेंट्स एक्ट 1882 a right which the owner of one piece of land enjoys over another's land for a beneficial use of his land is called an गिफ्ट, ईजमेंट, मॉर्गेज, बंद या फिर लीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ईजमेंट एक्ट है तो ईजमेंट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस कुछ कुछ चीजें खुद से पकड़ा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीगल मैक्सिम इजस्टिस जनरस यूज्ड इन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन means that general words especially following specific words are to be construed as limited to things of the same kind as those specified या applicable to absolutely anything without limit या relevant only in criminal matters या फिर always void and ignored by courts। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा लिमिटेड टू थिंग्स दैट सेम काइंड एज दोज स्पेसिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a company director using confidential merger information not made public buys shares of his own company before the announcement under SEBI regulations, this act is a normal permitted investment या required by law या only a tax matter या फिर prohibited insider trading। तो आंसर दीजिए इसका, और ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग, जब कोई व्यक्ति अंदर की खबर होती है उसके हिसाब से एक्ट करता है तो इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है वो, ठीक है, तो उसमें उसको पनिशमेंट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलाइक कोर्सन व्हिच इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स और थ्रेट undue influence involves one party using a position of financial equality, physical distance, government office alone या फिर dominance to obtain an unfair advantage, ठीक है। तो आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। ओके, तो इसका आंसर हमारा डोमिनेंस टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स द डीपीएसपी आर मोर पावरफुल देन फंडामेंटल राइट्स या इन्फोर्सेबल ओनली इन क्रिमिनल कोर्ट्स या फिर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट या फिर ऑटोमेटिकली वॉइड। और ये याद रखना, आर्टिकल 32 में आप फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करा सकते हो बट डीपीएसपी कहीं पर भी इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, ये किसी भी न्यायालय के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते हैं। ओके, ये सरकार की मर्जी पर डिपेंड रहता है कि वो इसको फुलफिल करेंगे या नहीं करेंगे, आप नहीं करा सकते किसी भी न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स and lending money, describing itself as a bank without ever obtaining RBI approval under the Banking Regulation Act. This is permitted only with state government approval या not permitted as a license from the RBI is mandatory before commencing banking business या permitted if the company is registered abroad या फिर fully permitted without any license। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा नॉट परमिटेड एज अ लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई इज मैंडेटरी बिफोर कमेंसिंग बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल दैट अ मैटर ऑलरेडी फाइनली डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट बिटवीन द सेम पार्टीज कैन नॉट बी रेज्ड अगेन इन अ फ्रेश सूट इज नोन एज नोवेशन, लिस्पेंडेंस, रेस जुडिकाटा, स्टॉवल बाय डीड। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में, अगर आपने सीपीसी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ओके, तो इसका आंसर हमारा रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में है, देख लेना। कई सारे पॉइंट्स है रेस जुडिकाटा के, एक आंसर एक क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा वो याद रखना, ऑर्डर सॉरी सेक्शन 11 और सबसेक्शन 4 में, क्लॉज 4 में ये दिया गया है, इसको याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 which empowers a person to move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights was described by Dr. Ambedkar as the least important article, some heart and soul of constitution, directive principle या फिर temporary provision।
तो आई होप सबको पता होगा, तो इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बोली थी डॉक्टर अम्बेडकर ने। एक चीज और बोली थी, हार्ट सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली थी किसी और ने भी, उसका नाम बताइएगा। जो प्रियम्बल को बोला गया था, ठीक है। तो वो किसको बोला, किसने बोला था, वो बोला था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन एम्पावरिंग द आरबीआई टू इशू बाइंडिंग डायरेक्शंस टू banking companies in the public interest or to prevent affairs being conducted to depositors detriment is section 200, section 1, section 35 is section 100। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 35 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 द बैंक हैज द राइट सोल राइट टू इशू पोस्टल स्टैम्प, पासपोर्ट, बैंक नोट्स इन इंडिया या फिर शेयर सर्टिफिकेट्स। तो आपको पता होगा कि बैंक नोट्स है वो आरबीआई छापता है, बट जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, वो कौन छापता है, कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, नोट्स जो है वो आरबीआई और कॉइन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉइन का मतलब सी से सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिएगा और बैंक नोट्स को आरबीआई से मान लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ चेक बाउंस केस द court presumes, unless the contrary is proved, that the holder received the check for the discharge of a debt or other liability, gift, government subsidy या फिर charity donation। 5 सेकंड से आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर हमारा डेट या फिर लायबिलिटी ये माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 139 याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ कंपनी रिकॉर्डेड एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ रेस 6 करोड़ ओवर दी last 3 financial years. It is required to constitute a CSR committee and spend on CSR activities. Yes, since average net profit exceeds the raise 5 crore threshold under section 135. No, CSR is always optional for every company, या फिर no, only listed companies must comply, या फिर yes but only if it is a government company। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ठीक है, तो इसका आंसर है यस, सिंस एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सीड्स रेस 5 करोड़ थ्रेशोल्ड अंडर सेक्शन 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 12 ऑफ द आईबीसी द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट मैंडेटरीली बी कंप्लीटेड विद इन एन आउटर लिमिट ऑफ 30 days फ्लैट, या फिर देयर इज नो आउटर लिमिट, या 330 days इंक्लूडिंग एक्सटेंशन एंड लिटिगेशन टाइम, या फिर 10 years। 5 सेकंड से आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर हमारा 330 डेज। पहले ये 180 दिन था और 90 दिन था, बट इसको बढ़ाकर अब 330 डेज कर दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। इसमें संशोधन हो चुका है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसको लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, अ बोरोवर अग्रीड बाय मेजर्स टेकन बाय अ secured creditor अंडर सेक्शन 13(4) ऑफ द सरफेसी एक्ट में अपील टू द इलेक्शन कमीशन, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, विलेज पंचायत या फिर लोकल पुलिस स्टेशन। जब भी बात आरडीबीआई एक्ट की आए या फिर सरफेसी एक्ट की आए, तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे डीआरटी में, ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे ये, फॉलोइंग द 2018 अमेंडमेंट टू सेक्शन 18 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ अवेलेबल ओनली टू द गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी in every single case as before, completely abolished, या फिर the general rule subject to limited exceptions। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो द जनरल रूल सब्जेक्ट टू लिमिटेड एक्सेप्शंस। अब आपसे एक बात करनी ये है, पहली बात ये होता है ना वीडियो कैसे लगी, दूसरी बात वीडियो में कोई भी कमी हो, पढ़ाने में स्पीड तेज है या हल्की है, वो मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। और और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए ये बात बताना, ये बात आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और मॉक टेस्ट की तरह बता रहा हूँ, जो एग्जाम में प्रेशर होता है वैसा, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहा वीडियो में, इसीलिए जल्दी जल्दी कराऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट चीज ये है, नोट्स के बारे में हमने बात की थी, दोबारा देख लो नोट्स की। सारी रिवीजन नोट्स सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 20 मॉक टेस्ट होंगे, फुल मॉक टेस्ट होंगे ये। तो जस्ट 3949 में मिल रहे हैं 50 कैंडिडेट्स के लिए, और उसके बाद 399 का हो जाएगा। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो, चाहे ये स्कैन करके भी आप मेरे को डीएम में पहुंच जाएंगे डायरेक्टली, बाकी बातें वहीं पर हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।